नमस्कार। कभी कभी ना साइंस में बस एक एक्सपेरिमेंट हमारी दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की, कैसे मैटर के सबसे छोटे हिस्से यानी एटम के बारे में हमारी समझ को एक कमाल के एक्सपेरिमेंट ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक एटम असल में दिखता कैसा है। ये एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य था जिसने 20वीं सदी के कुछ सबसे तेज दिमागों को उलझा रखा था, और इसका जवाब बहुत ही नाटकीय तरीके से सामने आया। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी पहेली थी। अगर एटम्स में नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, तो फिर वे कहाँ और कैसे सेट हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए एक नए मॉडल की जरूरत थी, और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले मॉडल की। मिलिए जे थॉमसन से। 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। इसने ये साबित कर दिया कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, जैसा कि पहले सोचा जाता था। ये गलत था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ बैलेंस कैसे होता है? तो थॉमसन ने इसका एक जवाब दिया, जिसे आज हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। ये एटम के स्ट्रक्चर को समझाने की पहली सीरियस कोशिश थी। अच्छा, इस मॉडल को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक तरबूज के बारे में सोचिए। थॉमसन के हिसाब से एटम का जो लाल वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह है, जो पूरे में फैला हुआ है, और जो काले बीज हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो उस गूदे में धंसे हुए हैं। तो मोटी मोटी दो बातें थी थॉमसन के मॉडल में। पहली, एटम एक ठोस पॉजिटिव चार्ज वाला गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, और दूसरी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मात्रा बराबर है, जिससे पूरा एटम न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। उस जमाने के हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल लगता था। पर जैसा कि हम जानते हैं, साइंस में सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफी नहीं होता, उसे टेस्ट में पास होना पड़ता है। और जल्द ही इस प्लम पुडिंग मॉडल का सामना एक ऐसे ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट से होने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनकी टीम ने एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट तैयार किया। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलने वाले तेज रफ्तार पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स लिए, और उन्हें सोने की एक बहुत बहुत पतली पन्नी पर फायर किया। उनका मकसद बस ये देखना था कि ये पार्टिकल्स पन्नी के आर पार जाने के बाद जाते कहाँ हैं। अब थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से उन्हें क्या उम्मीद थी? भाई यही कि पॉजिटिव चार्ज तो पूरे एटम में फैला हुआ है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स मक्खन में से गर्म चाकू की तरह सीधे निकल जाएंगे। हो सकता है रास्ते में हल्का फुल्का सा डिफ्लेक्शन हो, बस। लेकिन साइंस का काम ही है हैरान करना। जो उन्होंने देखा वो सिर्फ उनकी उम्मीद से अलग नहीं था, बल्कि फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ये तो हो ही नहीं सकता था। जो उन्होंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो रिजल्ट्स आए वे इतने चौंकाने वाले थे कि उन्होंने एटम के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें तीन हैरान करने वाली चीजें दिखीं। एक, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, जैसे उनके रास्ते में कुछ आया ही ना हो। दो, कुछ पार्टिकल्स हल्के से एंगल पर मुड़ गए। और तीसरी, जो सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये कि कुछ पार्टिकल्स सीधे वापस आ गए। और हाँ, ये कोई आम बात नहीं थी। मतलब सोचिए, लगभग हर 12,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल था जो 180 डिग्री पर पलटकर वापस आ गया। ये बहुत ही रेयर था, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था। रदरफोर्ड इस रिजल्ट से इतने ज्यादा हैरान थे कि उन्होंने कहा, ये इतना अविश्वसनीय था जैसे आप एक 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर पे फायर करें और वो पलटकर वापस आपको ही लग जाए। ये घटना तो जैसे फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती दे रही थी। तोप के उस एक गोले ने जो टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आया था, उसने थॉमसन के पूरे मॉडल को खत्म कर दिया। अब उन नामुमकिन से लगने वाले नतीजों को समझाने के लिए एक बिल्कुल नए मॉडल की जरूरत थी। इन हैरान करने वाले नतीजों से एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आने लगी। हर ऑब्जर्वेशन से एक नया नतीजा निकल रहा था। क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, इसका मतलब था कि एटम ज्यादातर खाली है। जो कुछ पार्टिकल्स मुड़े, उन्होंने इशारा किया कि एटम के अंदर कुछ छोटा पॉजिटिव चार्ज वाला है। और सबसे जरूरी, जो पार्टिकल्स सीधे वापस उछल पड़े, उन्होंने साबित कर दिया कि ये पॉजिटिव सेंटर अविश्वसनीय रूप से डेंस, मतलब सघन और भारी है। इसे एक और तरह से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो तार की बाड़ पर पत्थर फेंक रहा है। ज्यादातर पत्थर बीच की खाली जगह से निकल जाएंगे, है ना? सिर्फ वही पत्थर वापस आएंगे जो सीधे तार से टकराते हैं।
एटम भी कुछ कुछ ऐसा ही है, ज्यादातर खाली जगह और बीच में एक छोटा सा डेंस टारगेट। तो इन सभी नतीजों का जोड़कर रदरफोर्ड ने अपना नया न्यूक्लियर मॉडल दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि एटम का लगभग सारा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटे से सेंटर में होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस यानी नाभिक कहा, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत दूर चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो अब तक हमने एक मॉडल से दूसरे मॉडल तक का सफर देखा, जो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब इन दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, ये टेबल दोनों मॉडल्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। थॉमसन के मॉडल में चार्ज और मास एक ठोस गोले में फैले हुए थे, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में वे एक छोटे से न्यूक्लियस में सिमटे हुए हैं और बाकी का एटम ज्यादातर खाली जगह है। ये सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था, जो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट के सबूतों पर आधारित था। रदरफोर्ड का मॉडल वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर यह भी परफेक्ट नहीं था। इसने एक बहुत परेशान करने वाला सवाल खड़ा किया। अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्हें अपनी एनर्जी खोकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है, एटम तो स्टेबल होते हैं। क्यों? खैर, ये एक अलग ही कहानी है, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स के जन्म का रास्ता खोला। शायद इस पर बात हम फिर कभी करेंगे।